नमस्कार साथियों, आपका दे सिल्वा क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपका केमिस्ट्री फैकल्टी आपको एक नया टॉपिक लेके आया हूं, मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जीरो लेवल से। टॉपिक हमारा रहने वाला है मोल। क्या रहने वाला है? मोल। ठीक है, पहले इसका हम फॉर्मूला देख लेते हैं कि मोल बराबर होता क्या है। मोल बराबर हमारा होता है भार बटे अणुभार। भार बटे अणुभार। मोल को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से और भार को रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू से और अणुभार को एम से। W मतलब वेट, M मतलब मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो हमारा ये फॉर्मूला हो गया। अब 1 मोल बराबर 6.023 गुणा 10 की घात 23 कण। यानी किसी भी पदार्थ के, किसी भी गैस के एक मोल में जो कणों की संख्या होती है वो 6.023 गुणा 10 की घात 23 होती है। इसे एवोगैद्रो संख्या भी कहते हैं। और ये कितना आयतन घेरते हैं? ये कण कितना आयतन घेरते हैं? तो आयतन ये घेरते हैं 22.4 लीटर। अगर से हम मिलीलीटर में चेंज करेंगे तो 22.4 गुणा 1000 और ये हमारा चेंज हो जाएगा मिलीलीटर में, क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो ये चेंज हो जाएगा। तो ये इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मिलीलीटर। ठीक है, ये इसकी बेसिक जानकारी है। और अब हम स्टार्ट करते हैं इसके एक दो सवाल। ठीक, तो पहला सवाल है हमारा कि 30 ग्राम यूरिया में मोल तथा अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तीस ग्राम यूरिया में मोल तथा अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें जो दिया है, क्या दिया है इसमें? यूरिया का भार दे रखा है। यूरिया का भार को हम रिप्रेजेंट करते हैं W से और ये हमें दे रखा है 30 ग्राम। कितना दे रखा है? 30 ग्राम। यूरिया का अणु भार निकाल लेंगे। यूरिया का अणु भार को लिखते हैं M से। ये हो जाएगा हमारा यूरिया का जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लिख देते हैं इसके नीचे NH2CONH2। कल मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि नाइट्रोजन का परमाणु भार होता है 14, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 का हो जाएगा 2, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14 और फिर हाइड्रोजन 2 होंगे, तो ये हो जाएगा 2। इन सबको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा हमारा 60। अब फॉर्मूला क्या था? मोल बराबर भार बटे अणुभार। भार बटे अणुभार यानी W बटे M। कितना दे रखा है भार? 30 ग्राम और ये अणुभार 60। 30 से कम 30, 30 दूनी 60 यानी 1/2, यानी हम बोल सकते हैं कि ये आ गया 0.5 मोल।
0.5 मोल। अब हम इसमें अणुओं की संख्या निकालेंगे तो हमने अभी बताया था कि 1 मोल बराबर कितना होता है 6.023 गुणा 10 की घात 23। कण मतलब अणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने अभी सवाल में अणु लिखा है तो हमने लिख दिया अणु। 1 मोल में कितने अणु होंगे? इतने। अब हमारे पास मोल कितने हैं यूरिया के? 0.5। 0.5 मोल में यूरिया के अणु की संख्या, 0.5 मोल में यूरिया के अणुओं की संख्या बराबर 0.5 गुणा 6.023 गुणा 10 की घात 23। 5 तियां 15 का 5, 5 दूनी 10 और 1 11, फिर हासिल का 1 11 आ जाएगा, 5 छिंका 30, 1 2 3 और 4, 4 स्थान के बाद पॉइंट है तो 1 2 3 4, यानी यहाँ पॉइंट आ जाएगा और ये गुणा 10 की घात 23। इस तरीके से हम मोल बना सकते हैं और उसमें कितने कण हैं वो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब अगला हमारा है टॉपिक तुल्यांकी भार। क्या है? तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है? तुल्यांकी भार बराबर होता है अणुभार बटे अम्ल की अम्लता, अम्ल की अम्लता, या हम बोल सकते हैं या क्षार की या क्षारक की क्षारकता। अम्ल की अम्लता, क्षार की क्षारकता, या ये भी बोल सकते हैं कि अणुभार बराबर अणुभार बटे संयोजकता। संयोजकता। ठीक है, कुछ उदाहरण ले लेते हैं कि हम कैसे निकालते हैं तुल्यांकी भार। तो हमें मान लो हमें निकालना है H2SO4 का तुल्यांकी भार। हमें क्या निकालना है? H2SO4 का तुल्यांकी भार। तो सिंपल है, इसका हम पहले अणुभार निकाल लेंगे। H2SO4 का अणुभार, क्योंकि हमें क्या फॉर्मूला क्या है? तुल्यांकी भार बराबर अणुभार बटे संयोजकता, अम्ल की अम्लता, क्षार की क्षारकता। तो ये अम्ल है, H2SO4 अम्ल है, तो यहां पर हम क्या देखेंगे? पहले इसका अणुभार निकाल लेते हैं। अणुभार H का कितना होता है? 1, 2H का हो जाएगा 2, प्लस सल्फर का कितना होता है? 32, O का होता है 16, लेकिन 4 हो तो 16 चौका 64। इनको जब हम ऐड करेंगे तो अणुभार आ जाएगा 98। कितना आ जाएगा? 98। अब हमने अणुभार निकाल लिया है, अब हम क्या निकालेंगे? इसका तुल्यांकी भार। H2SO4 का तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार को हम रिप्रेजेंट करें तो इससे कर लेते हैं, इक्वे से, क्योंकि इसे बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट, तो इसे हम अणुभार को कैसे लिखते हैं? m से, और अम्ल की अम्लता या क्षार की क्षारकता या हम बोलें संयोजकता को लिख लेते हैं स्मॉल n से। m का मान हमने निकाल लिया है 98। अब अम्ल की अम्लता, ये अम्ल है तो यहाँ देखेंगे हमारे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है। यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 2 है तो इसकी अम्लता कितनी हो जाएगी? 2। ठीक है, या SO4 पे कितना नेगेटिव चार्ज होता है? माइनस का 2 चार्ज होता है, इसलिए इसकी संयोजकता भी कितनी है? 2। या H पे देखें, H पे 1 प्लस होता है तो 2H पे कितना प्लस हो जाएगा? 2। तो यहां पर इसकी संयोजकता कितनी है? 2। या अम्लता कितनी है? 2। 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो
2 चौक 8 बचा 1, 2 नेम 18, यानी H2SO4 का तुल्यांकी भार आ गया 49। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे हमें निकालना है NaOH यानी कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा का तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार ये हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका अणु भार निकाल लेंगे। NaOH का यानी कास्टिक सोडा का अणु भार, अणु भार N का होता है 23 यानी सोडियम, Na का कितना होता है 23, O का होता है 16 और H का कितना होता है 1। इन सबको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 40। ठीक है, हमें चाहिए क्या, तुल्यांकी भार, तो हम लिखेंगे NaOH का तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार को मैंने रिप्रेजेंट करा था EQ से, और फॉर्मूला क्या था, अणु भार यानी M बटे संयोजकता N, या बोल दो क्षार की क्षारकता, क्योंकि NaOH एक क्षार है और इसकी क्षारकता, यानी यहाँ पर क्षारकता का मतलब क्या है कि OH की कितनी संख्या है, तो यहाँ पर OH की संख्या कितनी है 1, तो इसकी क्षारकता कितनी है 1। अणु भार कितना निकाला 40। क्षारकता की बात कर लो या बात कर लो इसकी संयोजकता, तो सोडियम पे 1+ चार्ज होता है, तो संयोजकता कितनी हो जाएगी इसकी 1, या OH पे माइनस का 1 चार्ज होता है तो इसकी संयोजकता कितनी है 1। तो यहां पर हमारा तुल्यांकी भार कितना आ गया 40, यानी कि अणु भार और तुल्यांकी भार क्या है आपस में बराबर, दोनों, यानी NaOH का अणु भार भी 40 है और तुल्यांकी भार भी कितना है 40। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्राम तुल्यांक। देखो अभी मैंने आपको समझाया था मोल, क्या समझाया था, मोल, मोल बराबर क्या था, भार बटे अणु भार। इसी तरीके से हमारा है ग्राम तुल्यांक, ग्राम तुल्यांक, ग्राम तुल्यांक बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, भार बटे तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार यानी कि अगर इसे हम रिप्रेजेंट करें तो N, मोल को N से बोलते हैं और इसे W बटे M। ग्राम तुल्यांक को हम लिख लेते हैं EQ से ही, और भार को इसे EQ डैश बोल दो, और भार को हम लिख ले रहे हैं इसे W से, और ये हमारा क्या होता है EQ। ठीक है, अब हमने EQ बराबर अभी क्या पढ़ा था, EQ बराबर हमने पढ़ा था अणु भार बटे संयोजकता। अगर हम यहाँ पर इसकी वैल्यू लगा दें तो ये क्या हो जाएगा W बटे M इंटू अपॉन N, तो अब ये N ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा N W बटे M, यानी हमें पता चल गया कि EQ डैश जिसे हम ग्राम तुल्यांक बोल रहे हैं वो कितना आ गया N इंटू W बटे M। तो इस फॉर्मूले का भी हम यूज कर सकते हैं ग्राम तुल्यांक बनाने के लिए। अब N क्या है, N यहाँ पर संयोजकता है। अब संयोजकता हमें कैसे निकालनी है, तो इसके लिए हमें हर एलिमेंट की संयोजकता पता होना चाहिए। अब पता होने के लिए हम माइनस प्लस चार्ज याद कर लें और उन्हें एक निकालने का तरीका मैं अभी बताऊंगा आपको। ठीक है, कैसे निकालेंगे, किस पे कितना प्लस होता है या किस पे कितना माइनस होगा। ठीक है, इसके लिए पहले एक एग्जांपल करते हैं, उदाहरण। उनचास ग्राम H2SO4 में के H2SO4 के ग्राम तुल्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। H2SO4 कितना लिया है हमने 49 ग्राम, यानी कि हमें भार दे रखा है, क्या दे रखा है
भार दे रखा है, भार, यानी H2SO4 का भार, H2SO4 का भार, भार को काय से रिप्रेजेंट करते हैं, W से। ये हमें दे रखा है 49 ग्राम, 49 ग्राम। हमें तुल्यांकी भार सॉरी ग्राम तुल्यांकों की संख्या बनाना है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, तुल्यांकी भार। तो सबसे पहले तुल्यांकी भार चाहिए, और तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, अणु भार बटे संयोजकता। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, H2SO4 का अणु भार। तो हम लिख लेते हैं H2SO4 का, H2SO4 का अणु भार, अणु भार को m से लिखते हैं, और ये हो जाएगा हमारा H का कितना होता है 1, 2 H का 2 हो जाएगा, और सल्फर का 32, O का 16 होता है, तो 16 चौका 64, और इन सबको जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 98। अब हमें चाहिए क्या, तुल्यांकी भार। तो H2SO4 का तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार m बटे n, m कितना है 98, n कितना है 2, तो EQ का मान कितना आ गया 49। हमें चाहिए क्या, ग्राम तुल्यांक। तो ग्राम तुल्यांक क्या होती है, ग्राम तुल्यांक, इसे हमने EQ डैश मान लिया था, और ये क्या था, भार बटे तुल्यांकी भार, और तुल्यांकी भार को हमने क्या माना, EQ। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा, भार कितना है 49, और EQ भी कितना है 49, तो 49 एक कम 49 कितना आ गया 1 ग्राम तुल्यांक। देखो मोल और ग्राम तुल्यांक की हमें जरूरत क्या पड़ी, क्योंकि पहला चैप्टर जब हम सॉल्यूशन पढ़ेंगे तो उसके अंदर मोलरता और नॉर्मलता पढ़ेंगे, तो मोलरता में मोल से निकालेंगे और नॉर्मलता को हम ग्राम तुल्यांक का यूज करके निकालेंगे। ठीक है, तो अब हम आपको बताएंगे कि संयोजकता कैसे निकालते हैं। इसके लिए हम जरा आते हैं अगले पेज पर, तत्व लिख लेते हैं हम एक तरफ, तत्व जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, 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 और ये हमारा रहा सोडियम। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7, ये 8, ये 9, 10, और ये क्या होता है 11। परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, और ये बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या। ठीक है, अगर जैसे मैंने बोला कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, कितना है 6, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 6, और प्रोटॉन भी कितने होंगे 6। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है कि परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या। तो 6 परमाणु क्रमांक है किसका, कार्बन का, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन होंगे। ठीक है, ये मैं रफ कर देता हूं। परमाणु संरचना, परमाणु संरचना, ये हमारा नाभिक है, और इसमें कौन होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और ये जो है हमारी वृत्तीय कक्षाएं हैं।
इसमें केवल और केवल कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। अब ये n बराबर 1 बोल दो या k बोल दो, n बराबर 2 कह दो या l कह दो, और n बराबर 3 कह दो या m कह दो, k l m। ये हमारे कोष हैं। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि मैं बोलूं कि n बराबर हमारा कितना है 1, और इसे हम क्या बोल रहे हैं k। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। n बराबर 2 यानी l इसमें होते हैं हमारे 8 इलेक्ट्रॉन, n बराबर 3 और इसमें हमारा यानी m इसमें हमारे होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। और भी होते हैं, 4 के लिए n हो जाएगा, इसी तरीके से और भी हमारे कोष होते हैं, लेकिन अभी हम समझते हैं इतने के लिए। और यहां से एक नियम बन जाता है जिसका नाम है अष्टक नियम, जिसका नाम क्या है? अष्टक नियम। अब हम देखते हैं अष्टक नियम के आधार, मतलब ये जितने भी एलिमेंट है ये चाहते हैं कि हमारा क्या हो जाए? अष्टक पूर्ण हो जाए, यानी अष्टक कंप्लीट हो जाए, ऑक्टेन कंप्लीट हो जाए। ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए ये तत्व या तो इलेक्ट्रॉन दान करेंगे या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं, जैसे हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कितनी संख्या है? 1 इलेक्ट्रॉन की संख्या है, और इसे कितने चाहिए पहले कोष में? 2 इलेक्ट्रॉन, यानी इस नियम को फॉलो करने के लिए कितने चाहिए? मैं यहां लिख देता हूं एक बार, 2,8,8। कितने चाहिए इसे? 2 चाहिए। इसके पास है कितना? 1। अब ये सबसे छोटा एलिमेंट है, तो ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, यानी दान कर देगा, और दान करने के बाद इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी रह जाएगी? 0। 1 था वो भी दे दिया, तो बचा क्या? 0। अब इलेक्ट्रॉन चला गया। मैंने अभी आपको एक लाइन लिखी थी, प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक यानी Z। ये आपस में बराबर होते हैं। अब हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 था, तो 1 ही इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन। अब इलेक्ट्रॉन तो चला गया, तो बचा कौन? प्रोटॉन। इसीलिए इस पर कितना चार्ज आ जाएगा? प्लस का चार्ज आ जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, तो 1 चार्ज हो गया, इसलिए इसका नाम हम प्रोटॉन भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? H+ को प्रोटॉन। क्या बोलते हैं? प्रोटॉन भी बोल देते हैं। ठीक है। हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। तो इसका तो अष्टक कंप्लीट है। रूल क्या है? पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 हैं, तो ना तो ये किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा और ना ही किसी को इलेक्ट्रॉन देगा, इसलिए इस पर कोई चार्ज नहीं होगा। अगला हमारा लिथियम है। लिथियम के पास 3 है, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, उसके बाद अगले में कितना चला जाएगा? 1। ये रूल है, पहले में कितना आना है? 2, फिर उससे अगले में 8 आ सकते हैं, लेकिन इसके पास 3 है, तो कितना आएगा यहाँ पर? 1। अब इसे जरूरत कितने की है? 8 होने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो 7 इलेक्ट्रॉन कोई दे नहीं सकता, क्योंकि 7 बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, और डोनेट करने के बाद ये बना लेगा लिथियम प्लस, और इस पे कितने बचे इलेक्ट्रॉन? ये 2 बचे। ठीक, इसी तरीके से हमारा है बेरिलियम। कितने हैं? 4। पहली कक्षा में कितना आ जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन, फिर उससे अगले में भी कितने आ जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। कितने की जरूरत? 6 इलेक्ट्रॉन की जरूरत। 6 कोई देगा नहीं, तो इन्हें कितने त्यागने पड़ेंगे? 2 त्यागने पड़ेंगे, और 2 त्याग देंगे तो इनके पास कितने बचे? 2 बचे। ये वाले, ये तो चले गए, ये चले गए, तो इनके पास कितना प्लस आ जाएगा? 2 प्लस। इसी तरीके से बोरोन के पास कितने हैं? 5। तो पहले में कितने आ जाएंगे? 2, फिर कितने आ जाएंगे? 3। अब यहां जरूरत कितने की है? 5 की। 5 अब भी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है 5, तो ये क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन अपने त्याग देगा। इस नियम को फॉलो करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन को इसने त्यागा, तो कितने बचे? 2। अब 3 को त्याग दिया, तो कितने प्लस? 3 प्लस। इसी तरीके से कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन और यहां 4 इलेक्ट्रॉन, 4 और 2 6, 6 होंगे इसके पास। कितने की जरूरत? 4 की। अब बात आ गई है बराबरी वाली। अब इलेक्ट्रॉन दान करेगा या ग्रहण करेगा? तो इसे हम देखते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? दान करेगा। दान करेगा, तो इस पे क्या? अच्छा, ग्रहण क्यों नहीं करेगा? ग्रहण इसलिए नहीं करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्रिया बहुत ज्यादा टफ होती है। जब इसके मान लो इसके कोष में जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, तो दूसरे वाले को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। क्यों प्रतिकर्षित करेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे सेम चार्ज हो जाएगा। जैसे मान लो कि यहां पर यहां तो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 4 थे कार्बन के। अब यहां पर ये वाला इलेक्ट्रॉन आया, तो ये मान लो आ गया इसके अंदर, तो इस पे भी कैसा चार्ज होगा? माइनस का। अब कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन आया यहां से, तो इस पे भी माइनस, इस पे भी माइनस, और माइनस माइनस क्या करते हैं? प्रतिकर्षित। तो मुझे इस वाले इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर पहुंचाने के लिए मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और ये क्रिया टफ हो जाती है। इसलिए यहां पर कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन 4 ग्रहण नहीं कर सकता, इसलिए ये 4 इलेक्ट्रॉन दान कर देगा। दान करने की क्रिया इजी होती है, आसान होती है, तो इस पे कितना प्लस आ जाएगा? 4 प्लस। नाइट्रोजन के पास 7 है, 2,5। अब देखो, यहां 5, यहां 8, चाहिए कितने? 3।
अब 3 कम है 5 ज्यादा, ये 5 नहीं देगा, इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए तो इसके पास कितने माइनस आ जाएंगे, 3। अब देखो इलेक्ट्रॉन आ रहा है और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है, माइनस का, तो इसीलिए इस पे कितना माइनस हो जाएगा, 3 माइनस। अब देखो इलेक्ट्रॉन कितने थे, 5, 5 में 3 डालेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, ऑक्सीजन का 8 है, 2 कॉमा यानी 2 इलेक्ट्रॉन कॉमा 6 इलेक्ट्रॉन। कितने की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 6 देगा नहीं, 6 ज्यादा है, इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का तो इसके पास चार्ज आ जाएंगे माइनस के 2, क्योंकि इसने कितने इलेक्ट्रॉन दिए, 2। तो पहले 2 थे यहां पर और 2 और आ गए 6 के पास, तो कितने हो गए, 8। देखो इसको इसका भी नियम फॉलो हो गया। मैंने बताया था कि जितने भी ये हमारे एलिमेंट है ये अष्टक को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को दान करेंगे या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे। तो देखो स्टार्टिंग में तो इलेक्ट्रॉन दान करे थे अष्टक को कंप्लीट करने के, देखो यहां तक 2 तक कंप्लीट है, 2 2 2 2 2 2। अब यहां देखो इन्होंने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना स्टार्ट करे, क्यों, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो दान नहीं कर सकते, कम है इसलिए इन्होंने ले लिए, कम की जरूरत थी इसलिए इन्होंने ले लिए। अब देखते हैं फ्लोरीन, फ्लोरीन के पास कितने हैं, 9। तो पहले कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, फिर कितने आ जाएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन। अब देखो इनके इसे कितने की जरूरत है, 1 की जरूरत है, तो ये 7 तो देगा नहीं किसी को, 1 ले लेगा, और जब 1 ले लेगा तो इस पे कितना माइनस, 1 माइनस, और यहां कितना हो गया, 8 हो गया। 7 में 1 डालेंगे 8 हो जाएगा। कब, जब इसके ऊपर इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन आगा तो इसके ऊपर कितना चार्ज आ गया, माइनस का 1। नियोन 2,8, देख लो भाई रूल फॉलो हो रहा है, 2 8 2 8। अब इसका रूल फॉलो हो रहा है तो ये तो भैया बोलेंगे ना तो हमें जरूरत है इलेक्ट्रॉन लेने की ना देने की, ठीक। तो ये भैया ना तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं और ना देते हैं, इसीलिए इन पर कोई चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रल होते हैं, अक्रिय होते हैं, कोई क्रिया नहीं करेंगे, ठीक है भैया। इलेक्ट्रॉन लेने और देने में ही क्रिया होगी, ठीक है। अब यहां पर देखें सोडियम कितना है, 11। 11 को कैसे तोड़ेंगे, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए, 10 है, कितने 11, तो ये कौन सी में जाएगा, तीसरी वाली में, 1 इलेक्ट्रॉन। 1 है यहां पर, होने कितने चाहिए, 8। इन्हें जरूरत कितने की है, 7 इलेक्ट्रॉन की। अब इन्हें कोई 7 इलेक्ट्रॉन तो नहीं दे सकता, 7 बहुत ज्यादा है, तो ये क्या करेंगे, अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे। अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो इन पर 1 प्लस आ गया और हमारा यहां कितना हो गया, 2,8। इस तरीके से ये प्लस माइनस चार्ज आते हैं और यही इनकी क्या होती है, संयोजकता। यानी संयोजकता को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर, ऐसे बोल सकते हैं कि किसी इलेक्ट्रॉन के किसी परमाणु या तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉन का दान या इलेक्ट्रॉन का ग्रहण क्या कहलाती है, उसकी संयोजकता। यानी कि यहां पर हाइड्रोजन ने कितना इलेक्ट्रॉन त्यागा, 1, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 1। यहां पर हीलियम ने इलेक्ट्रॉन न त्यागा न ग्रहण करा तो इसकी संयोजकता 0। यहां पर अगर देखेंगे लिथियम ने कितना त्यागा, 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा, 1 संयोजकता। बेरिलियम ने 2 त्यागे, 2 संयोजकता। बोरोन ने 3 त्यागे, 3 संयोजकता। कार्बन ने 4 त्यागे तो कार्बन की संयोजकता कितनी हो गई, 4। नाइट्रोजन ने कितने ग्रहण करे हैं, 3 ग्रहण करे हैं, तो नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है, 3। ऑक्सीजन की 2, फ्लोरीन की 1, फिर से नियोन ना लिया है ना दिया है इलेक्ट्रॉन को, तो इसकी जो संयोजकता है क्या है, 0। सोडियम की कितनी है, 1। तो इस तरीके से हम संयोजकता निकाल सकते हैं और संयोजकता की जरूरत हमें कहां पड़ रही है, तुल्यांकी भार ज्ञात करने में, ठीक है। और इन प्लस माइनस से हम क्या बना सकते हैं, फॉर्मूले भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, फॉर्मूले। जैसे कि अभी तुमने देखा होगा कि H पे 1 प्लस था, सोडियम पे भी 1 प्लस था। अगर मैं इनका किसके साथ, ऑक्सीजन के यानी O पे कितना माइनस था, 2, इसका फॉर्मूला इसके साथ बनाऊं तो रासायनिक सूत्र कैसे बनते हैं, अभी प्लस और दूसरा भाग हम ले लेते हैं माइनस। इस तरीके से हम फॉर्मूला बना लेंगे। पहला भाग क्या है, प्लस, दूसरा भाग हमारा क्या है, O पे 2 माइनस। इनके चार्ज, इस पे चार्ज 1 है, 1 लिख दो, इस पे चार्ज 2 है, 2 लिख दो। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, H की गुणा 2 से हो रही है, ये हो जाएगा H2, और O की गुणा 1 से हो रही है, ये हो जाएगा O। सूत्र में माइनस प्लस चार्ज नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर ये क्या बन गया, H2O, हाइड्रोजन ऑक्साइड, इसे ही हम क्या बोलते हैं, वाटर, ठंडा ठंडा वाटर। भाई गर्म भी होता है, ठीक है, क्या होता है, गर्म भी होता है, ठीक है। तो अगला आप जैसे मान लें सोडियम के साथ इसका फॉर्मूला बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, यहां लिख लेते हैं, Na पे कितना प्लस है, 1 प्लस, O पे कितना माइनस है, 2 माइनस, फॉर्मूला बना लेंगे, 2 1 कर दो मल्टीप्लाई। Na की गुणा कितने से हो रही है, 2 से, Na2, O की गुणा कितने से हो रही है, O से, 1 से हो रही है, तो ये हो गया सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। अब मान लो हमें मैग्नीशियम के साथ बनाना है,
हमें इसका प्लस माइनस चार्ज पता ही नहीं है कितना होता है, लेकिन हमें इसका परमाणु क्रमांक याद है। क्या याद है? परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2। तो आप निकाल सकते हो इस परमाणु क्रमांक की मदद से। रूल क्या था? अष्टक नियम क्या था? 2,8,8 तोड़ दो, 2,8,2 12 है, 2 8 2 12 हो गया। जरूरत कितने की है? 6 की जरूरत है। 6 बहुत ज्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा? अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो इस पे कितना चार्ज आ जाएगा? प्लस का 2, और यहां पर ये हो जाएगा 2,8। रूल फॉलो हो गया। कितना प्लस चार्ज? 2 प्लस चार्ज। अब इसका भी हम फॉर्मूला बना सकते हैं, +2, और इसके पास O के पास भी कितना है? -2। यहाँ 2 लिखो, यहाँ पर भी 2 लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2। अब Mg की गुणा कितने से हो रही है? 1 से। O की गुणा कितने से हो रही है? 1 से। तो ये क्या बन गया? MgO। इसका नाम क्या होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आप लोगों को प्लस माइनस की सहायता से आप लोग सूत्र भी बना सकते हैं, रासायनिक सूत्र बना सकते हैं, और तुल्यांकी भार जब ज्ञात करना होगा तो वहां पर हमें संयोजकता की जरूरत पड़ेगी, तो हमें संयोजकता भी पता होगी। तो ये हमारे बेसिक केमिस्ट्री है। ये अगर चीजें आती हैं तो आगे के चैप्टर, आप जब पहला चैप्टर पढ़ेंगे सॉल्यूशन, आपको वहां भी मदद मिलेगी, और उसके बाद आगे के जो भी चैप्टर हैं प्लस माइनस याद करने पर आपको बहुत सारी, यानी धनायन और ऋणायन याद करने के बाद आपको केमिस्ट्री बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी। तो आप लोगों को प्लस माइनस याद होना बहुत जरूरी है, और 1 से लेके 30 तक के एलिमेंट के संकेत और उनके परमाणु क्रमांक और उनका क्या नाम है ये भी पता होना चाहिए। तो केमिस्ट्री फिर बहुत ज्यादा इजी हो जाती है। ठीक है, तो हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो इस सेशन को आप बहुत ज्यादा शेयर करें। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।